आज हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। अब मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या हैं, इसमें हमें क्या अध्ययन करना है, किसके बारे में अध्ययन करना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानव क्रियाकलापों का अध्ययन है। अब अतः भौगोलिक वातावरण क्या है? तो भौगोलिक वातावरण से हमारा तात्पर्य पृथ्वी और उस पर जो शक्तियाँ स्थित हैं या जो मानव क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करते हैं। मानव और वातावरण का अध्ययन हम आज से नहीं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जर्मन विद्वान जो भूगोलवेत्ता हैं वो हमेशा इस पक्ष के समर्थक रहे हैं। इन्होंने वातावरण को प्रधानता दी है, तो इस कारण हम इसे वातावरण या निश्चयवाद के नाम से पुकारते हैं। कुछ जर्मन विद्वान हैं जो कि निश्चयवाद के समर्थक हैं, परंतु वातावरण ने मानव के कार्यों की सीमाओं का निर्धारण भी किया है, इस बात का भी समर्थन करते हैं। तो इस आधार पर एक पक्ष है जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, ये इनकी विचारधारा संभववाद की विचारधारा है। इन्होंने माना है कि वातावरण जो हमें प्रदान करता है, प्रकृति प्रदान करती है, मानव उसमें कुछ परिवर्तन करने में सक्षम है। तो इन दोनों विचारधाराओं के अलावा एक विचारधारा और है जिसको नाम दिया गया है नवीन विचारधारा या नव निश्चयवाद। तो इस सब के आधार पर अगर हम देखें तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली विचारधारा है वातावरण निश्चयवाद। ये विचारधारा जर्मन की है, इसके जो भूगोलवेत्ता हैं वो जर्मन के हैं। दूसरा है वातावरण संभववाद। ये विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा है। और तीसरी विचारधारा है वातावरण नव निश्चयवाद। इसके जो विचारक हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों ही हैं। तो आज हम बात करेंगे वातावरण निश्चयवाद के ऊपर। वातावरण निश्चयवाद से यहाँ तात्पर्य है कि जो वातावरण है वो मानव के क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालता है। वातावरण निश्चयवाद में वातावरण को प्रधानता दी गई। किसी भी प्रदेश की स्थिति है, उस देश की भू रचना है, उच्चावच है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं, वनस्पति हैं, ये जंतु वर्ग है, जो भी उस क्षेत्र में निवास करता है वो मानव, ये सारी चीज़ें, ये सारे वातावरण के तत्व हैं जो कि वहाँ पर निवास करने वाला जो मानव वर्ग है उसके शारीरिक स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, उसके उद्योग धंधे, उसका सामाजिक संगठन, उसकी संस्कृति, इन सभी को निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि गर्म और आर्द्र जो जलवायु के प्रदेश होते हैं जहाँ पर चावल, गन्ना, रबर, जूट, चाय, नारियल आदि का उत्पादन किया जाता है। अब इस उत्पादन के आधार पर ही उस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, मानव वर्ग जो निवास करता है, उनका भोजन, उनका वस्त्र, उनका मकान, उनके उद्योग धंधे इन्हीं उत्पादन के ऊपर आधारित होता है। तो कुल मिला के जो वातावरण है वो मानव के
ऊपर प्रभाव डालता है। तो वातावरण जो निश्चयवाद है, इसके जो प्रवर्तक हैं, ये मानने वाले हैं, या ये विचारधारा है वो जर्मन विचारधारा है वातावरण निश्चयवाद की। और इसके कई सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो प्रथम सबसे पहला आता है इसमें जो विचारक हैं, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1746 से 1746 से लेके 1796 तक का माना जाता है। और ये भौतिक भूगोल का अध्यापन कार्य करते थे, भौतिक भूगोल का। इन्होंने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा एक वैज्ञानिक के रूप में दी है, क्योंकि ये भौतिक शास्त्री थे, भौतिक भूगोल के ज्ञाता थे। तो इन्होंने कहा है अपनी परिभाषा में कि भौतिक भूगोल प्रकृति का एक सामान्य ज्ञान है जिसमें इतिहास और अन्य सभी प्रकार के भूगोल का समावेश है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फिजिक ज्योग्राफी, जिसमें मानव भूगोल के पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, बारे में बताया गया है। इनकी पुस्तक में वनस्पति, जंतु, मनुष्यों आदि के समीक्षा की गई है। कांट ने मनुष्य और वातावरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनका उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। और इनकी पुस्तक में यूरोप के विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न मात्रा में उन्नति होने का कारण वातावरण बताया गया है। कांट भूगोल के एक बहुत महत्वशाली विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय दो विद्वानों को जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रर को। और ये दोनों ही कांट के मत से प्रभावित थे। दूसरा आता है हम्बोल्ट। ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और ये भी निश्चयवाद को मानने वाले हैं। इनका जो कार्यकाल था या समय था वो 1769 टू 1859, 1859। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक बहुत बड़े जर्मन वैज्ञानिक थे और उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया, अनुसंधान किए, जिनमें भौमिकी, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वनस्पति शास्त्र है, शरीर विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है। उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किए और उन्होंने लगभग 40 वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की। इनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों और प्रादेशिक वितरणों के भेद को स्पष्ट करना। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कॉस्मोस, जिसमें संसार के प्राकृतिक इतिहास और प्राकृतिक भूगोल के अंतर के बारे में बताया गया है। हम्बोल्ट का मानना है कि मानव प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों के अंतर इस कारण होते हैं कि मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्र की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो अपना प्रभाव डालती हैं। मानव जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वहाँ पर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो कैसी हैं, उसका प्रभाव मानव के शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। मानव क्या करता है कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को बदलने या अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। तो मानव क्या करता है कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालता है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि समस्त पृथ्वी पर
उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक ही आत्मा व्याप्त है। पत्थरों, पौधों, पशुओं और मानवों में केवल एक ही जीवन है। तो इनका कुल मिला के इनका मानना है कि सभी जगह जो प्रकृति है वो प्रमुख है। इन्होंने कई प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन भी प्रकाशित किया और हम्बोल्ट और रिटर में दोनों में कुछ अंतर भी था। हम्बोल्ट ने क्रमिक भूगोल को जन्म दिया और इन्होंने भू आकृति, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि के अध्ययन को भी प्रमुख स्थान प्रदान किया। परंतु रिटर ने प्रादेशिक भूगोल को मानने वाले थे। तो ये दोनों में अंतर था। जो हम्बोल्ट थे वो क्रमिक भूगोल को मानने वाले थे और जो रिटर थे उन्होंने प्रादेशिक भूगोल पर जोर दिया। हम्बोल्ट पर कांट के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर आते हैं कार्ल रिटर। ये भी एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे और इनका समय था 1779 से लेकर 1859 तक। और ये अपने जब इनका विद्यार्थी काल था तो उन्होंने गणित, दर्शन, इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान इन सभी विषयों का अध्ययन किया और कॉलेज शिक्षा इनकी जब पूरी हो गई उसके पश्चात इन्होंने 20 वर्ष तक प्राइवेट अध्यापक के रूप में भी काम किया और भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में इनकी ज़्यादा रुचि थी। 1804 में इन्होंने अपना एक पुस्तक प्रकाशित की, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण। इसके 2 वर्ष बाद इन्होंने 6 मानचित्रों का प्रकाशन भी किया। इनकी सबसे जो विख्यात ग्रंथमाला थी जिसका नाम है अर्धकुंडे, ये 1817 में इन्होंने प्रकाशित करनी शुरू की। इसमें 19 ग्रंथ थे और इन प्रकाशनों से इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1827 में रिटर का जो संबंध था वो हम्बोल्ट से हुआ और दोनों विद्वानों ने अपने जो विचार थे वो आपस में एक दूसरे से बांटे और भूगोल के क्षेत्र में विकास करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मानव भूगोल के अगर हम विकास में देखें तो रिटर का बहुत बड़ा योगदान है। इनका मत है कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर सबसे अधिक संबंध होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं। भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का प्रभाव भूमि पर होता है। तो इनका मानना है कि पृथ्वी और उस पर जो लोग निवास करते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्होंने जो भूगोल के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थिति के रूप में देखा। इनका मानना था कि मानव की स्थिति केंद्रीय है और उसके चारों तरफ वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है। फिर आते हैं फ्रेडरिक रेडज़ेल। ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इनको मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है। ये बहुत बड़े लेखक थे। इन्होंने अनेकों लेख और ग्रंथ लिखे और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है एंथ्रोपोजोग्राफी। इसका प्रथम खंड 1882 में, दूसरा 1891 में, तीसरा 1892 में प्रकाशित हुआ। रेडज़ेल के जो ग्रंथ थे उसमें भूतल के तत्वों का मानव से संबंध क्रमिक विधि के द्वारा
वर्णित किया गया है। मानव भूगोल को रेड जेल की एक बहुत बड़ी देन माना जाता है। इनके आधार पर मानव भूगोल एक क्रमबद्ध अध्ययन मानव भूगोल में एक क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हुआ। इन्होंने जो मानवीय विज्ञान थे उनको एक इकाई के रूप में समझने और समझाने का भी प्रयास किया। इसमें मानव इतिहास, मानव जाति विज्ञान, भूगोल सभी को समाहित किया गया। रेड जेल ने मानव भूगोल, मानव जाति का इतिहास और राजनीतिक भूगोल इन पर भी अपने ग्रंथों की रचना की। इनके जो ज्ञान का क्षेत्र था बहुत विशाल था। इन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों की ही खोजें की। भौतिक भूगोल में इनको विशेष रुचि थी और ये हमेशा प्राकृतिक शक्तियों को ध्यान में रखकर जटिल दृश्यों की व्याख्या करते थे। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का भी गहन अध्ययन किया और अध्ययन क्षेत्र और यात्रा क्षेत्र में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए। इन्होंने वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों को अधिक प्रभावशाली माना। यहाँ तक इनका मानना था कि संसार के जो भी प्रदेश हैं उनके रहन वहाँ पर जो मानव निवास करते हैं उनके रहन सहन, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक संस्कृति को जो संस्कृति है वो वातावरण की ही देन माना है इन्होंने। इसलिए वातावरण निश्चयवाद के ये प्रतिपादक कहलाए। रेड जेल का जो मानना था कि मानव अपने वातावरण की उपज है और वातावरण की प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ही ठीक समायोजन करता है जैसी वातावरण की मांग है और उसके अनुसार केवल स्वयं को ही योग्य बनाता है। इनका एक ग्रंथ है वॉल्डरकुंडे, जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में बाद में हुआ। इसमें संसार की जो मानव प्रजातियां और राष्ट्र का इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया। अन्य ग्रंथ इनके जर्मन भाषा में हैं जिनमें मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत और विचारों का ज्ञान उस ग्रंथ पर आधारित कुमारी सैंपल के ग्रंथ से भी प्राप्त है। इनकी शिष्या थी कुमारी सैंपल, जिन्होंने आगे इस क्षेत्र में कार्य किया। तो कुमारी सैंपल जर्मन नहीं थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और इन्होंने वातावरण के निश्चयवाद का समर्थन अपने ग्रंथों और लेखों द्वारा किया और रेड जेल की ये शिष्या थी। उन्होंने रेड जेल के जो विचार थे विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वालों के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने उनका अंग्रेजी अनुवाद किया, जबकि ये सारे जो ग्रंथ थे इन लोगों के वो जर्मन भाषा में थे। कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में निश्चयवाद की पुष्टि की। इन्होंने इनकी जो परिभाषा है उसमें इन्होंने कहा है कि मनुष्य भूतल की उपज है और इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया और उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए, उसके विचारों को एक निश्चित दिशा दी, उसके समक्ष अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित की जिससे उसके शरीर को बल मिला और बुद्धि को तीव्रता। तो पृथ्वी ने उसको जहाजरानी और सिंचाई की समस्याएं दी और साथ में उसके कान में
इन समस्याओं के निवारण के लिए भी बताया। आगे चलकर कुमारी सैंपल ने लिखा कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिए हैं। उनका मानना है कि जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं जैसे कि लोहा। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कई बार चढ़ता है उतरता है, उसकी रोज की आदत में वो शामिल हो जाते हैं और उनके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आसानी से चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। अगर कोई मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाए तो एक बार चढ़ना भी उसके लिए नामुमकिन होता है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि समुद्र तट पर जो मनुष्य रहते हैं वो कमज़ोर और ढीले ढाले पैर वाले होते हैं, परंतु इसके बदले में उनके सीने और भुजाओं में बल होता है। तो इनका मानना है कि जैसी प्रकृति है उसके ही अनुसार मानव का जो शारीरिक गठन है या उनकी जो वातावरण के अनुसार ही उनका खान पान है, उनकी संस्कृति है, ये सब निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार कुमारी सैंपल का मानना है कि प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और उद्योग धंधों पर ही नहीं, परंतु उसके जो विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके धार्मिक विश्वास हैं, इन पर भी पड़ता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के जो विभिन्न तत्व हैं, जैसे कि भूमि की बनावट है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं, खनिज पदार्थ हैं, वनस्पति है, इनका प्रभाव भी मानव के जो शारीरिक बनावट है, जीविकोपार्जन का जो उसका ढंग है, उसके जो सामाजिक संगठन और रीति रिवाज हैं, ये सब उसके ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विचारधाराएं थीं जो कि जर्मन विचारधाराएं हैं और इन्होंने वातावरण को प्रमुखता प्रदान की है। दूसरी विचारधारा है फ्रांसीसी विचारधारा। उन्होंने वातावरण को तो माना है परंतु उसमें कुछ अलग से परिवर्तन करने की भी कोशिश करी है। इस विचारधारा पर अपन कल चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी विचारधारा जिसके प्रवर्तक हैं ब्लास, ब्रूंस, डिवांजिया आदि। तो आज अपन यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल अपन वापस मिलते हैं और इस पर आगे चर्चा करते हैं।